Good morning students, how are you? Today here we are starting once again our remaining content of the history, and that is related to the last chapter of second book, that is Kings and the Chronicles. What about the Kings and Chronicles? They related to the Mughal dynasty and they tell us about the scenarios, the scenes, the achievements of the Mughal dynasty through the chronicles. So the chronicles play an important role for the get information of ancient time of the dynasties. After the chronicles, they have translated into the different languages. Different languages provide for the awareness among the people, and they know how was the glorious symptoms, glorious features of that dynasties. So clear that we will clear one by one. And our today's content that is related to the remaining part of 9, and that is the ideal kingdom. The ideal kingdom. Clear? What was the ideal kingdom? देखिए कि जो ब्रिटिश जो मुगल्स थे वो अपने आप को बहुत ही आइडियल पर्सन मानते थे. क्यों मानते थे? बिकॉज उनका मानना था कि वो सीधे गॉड का एक तरीके से डिवाइन एनर्जी से रिलेटेड है, कि दे आर रिलेटेड टू द डिवाइन एनर्जी. सो दे हैव मोर पावरफुल ऑन देयर डायनेस्टी, यानी कि अपने यहाँ पर वो बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वी कम फ्रॉम द डायरेक्टली गॉड्स, यानी कि किंग्स कम्स डायरेक्टली फ्रॉम गॉड, यानी कि वो सीधे भगवान के बंदे हैं, खुदा के बंदे हैं, इसलिए खुदा ने उनको धरती पर भेजा है. एंड ओनली द लेजेंड दे नैरेटेड वाज द मंगोल क्वीन एनेक्वेडा. एक स्टोरी दी हुई है, दैट इज द मंगोल क्वीन है जिसका नाम है एलेंकुआ बताती हैं कि हु वाज इम्प्रेग्नेंट बाय द रे ऑफ सनशाइन, यानी कि एक सूरज की किरण से ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी. एंड व्हाइल रेस्टिंग द ऑन हर टेंट. तो इस तरीके से उन्होंने, ये एक परंपरा सी चल गई है. देन ऑफरिंग द बोर्ड कैरिड टू डिवाइन लाइट एंड द पास फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन, और ये परंपरा जनरेशन टू जनरेशन मूव होती चली गई है. ओके, इन नेक्स्ट कंटेंट वी विल सी द यूनिफाइंग फोर्स. क्लियर? कि ये हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट इज द यूनिफाइंग फोर्स. यूनिफाइंग द फोर्स. यूनिफाइंग द फोर्स का मीन्स होता है कि किस तरीके से जो मुगल डायनेस्टी है उसमें एक सिस्टम डेवलप था, और वो सिस्टम था सुलह अकुल. What is the meaning of Sulah Akul? Sulah Akul is related to the completely peaceful environment where there is a different diversities, जहाँ पर different diversities हैं, and after that कि आप उस diversities में एक बड़ा ही combination बना के रखते हैं, एक completely peaceful environment बना के रखते हैं. ठीक है? सो वो डाइवर्सिटीज कैसे थी? हमने जैसे प्रीवियस देखा था कि जैनिज्म भी था, बुद्धिज्म भी था, पर्शियंस भी था, और आफ्टर दैट दे हैव क्रिएट अ हार्मोनियस एनवायरनमेंट अमंग दिस सोसाइटीज. सो हाउ डू दे सर्वाइव, हाउ डू दे क्रिएट द इक्वल एटमोस्फेयर फॉर द सोसाइटीज? सो दैट इज रिलेटेड टू द पॉलिसी ऑफ सुलह अकुल. सुलह अकुल यानी कि पूर्ण शांतिपूर्ण नीति, शांतिपूर्ण व्यवस्था कैसे रखी थी मुगल डायनेस्टीज ने. तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हम क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं कि हाउ कैन वी से कि द मुगल एम्पायर फॉलो द पॉलिसी ऑफ सुलह अकुल, यानी सुलह अकुल की पॉलिसी को फॉलो किया था, या कि मुगल एम्पायर कंप्राइजिंग द डिफरेंस एथिकल रिलीजन्स एंड द कम्युनिटी, यानी कि बहुत सारी डिफरेंस कम्युनिटीज थी, रिलीजन्स थे, कल्चर्स थे. उसके बाद भी मुगल जो डायनेस्टी है वो बहुत लंबे टाइम तक सक्सेस रही है. सो हाउ इट वाज पॉसिबल, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, वो हम इस पैराग्राफ में देखते हैं. ओके, सो इट इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द 4 marks. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट द कि मैनी डिफरेंट ethnic or religious
communities were there. बहुत सारी रिलीजियस कम्युनिटीज थी, एथनिक कम्युनिटीज थी वहाँ पर। कौन कौन सी कम्युनिटीज लेकर? हिंदू, जैन, ज़ोरोस्ट्रियंस और मुस्लिम। ज़ोरोस्ट्रियंस नॉन एज द जिसको हम यहूदी कहते हैं, पर्शियन कहते हैं। सो ऑल दीज डायनेस्टीज, ऑल दीज एथनिक कंपोजिशंस आल्सो वर देयर, और मुस्लिम भी थे। इनके बीच क्या था? ऑल पीस एंड द स्टेबिलिटी, ऑल पीस स्टेबिलिटी, यानी कि क्या व्यवस्था की गई कि एक पीसफुल एनवायरमेंट रहे बाय द एम्परर, बाय द एम्परर। राजा के थ्रू क्या रखी गई कि किस तरीके से सिस्टम को ऐसे चलाया जाए कि सबके बीच क्या क्रिएट रहे? एक पीसफुल एनवायरमेंट क्रिएट रहे, कि सबको साथ लेकर चलना है हमें। क्लियर? अबाउट द रिलीजियस एंड एथनिक ग्रुप। इसके अलावा मीडिएट अमंग देम। कौन मीडिएट रोल प्ले करता था? एम्परर एज अ मीडिएट। मीडिएट मतलब मध्यस्थता की भूमिका निभाना। अगर किसी रिलीजन के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट होता था तो किंग उसमें एज अ मीडिएटर रोल प्ले करता था। क्लियर? एंड आफ्टर दैट दे एंश्योर द जस्टिस एंड पीस प्रिवेल्ड। ensured justice and peace or equality. We can say right here equality for all. सभी के लिए ये था कि न्याय मिलेगा सबको, पीसफुली एनवायरमेंट मिलेगा और सबके साथ इक्वल बिहेव किया जाएगा, वेदर दे आर रिलेटेड टू द एनी कल्चर, एनी रिलीजन, एनी एथनिक ग्रुप्स. Okay, so Abul Fazl described the idea of Sulh-e-Kul, absolute peace, as the cornerstone of the enlightened rule. और इस तरीके से जो सुलह-ए-कुल है जिसको बताया है अबुल फजल ने, अबुल फजल, क्लियर, जो कि 9 में से एक था, उसने बताया है कि द पॉलिसी ऑफ सुलह-ए-कुल वाज प्रिवेल्ड द मेनी ईयर्स एट द टाइम. क्लियर? सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुगल डायनेस्टी को बहुत इम्प्रूव करती हैं, और दीज थिंग्स कैन बी सीन कि ये जो चीज़ें हैं ये मुगल एरिया को और ज़्यादा इम्प्रूव करती हैं और एक रिलेशंस, एक बाउंड आपस में सेट करती हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज कि द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बट इन द कंडीशन दे डिड नॉट अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ स्टेट और फाइट अमंग देमसेल्व्स. यानी कि इन पर्सन्स को अपने खुद का स्कूल खोल सकते थे. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दे कैन ओपन देयर इंस्टीट्यूट, यानी कि दे ओपन देयर रिलीजियस इंस्टीट्यूट. यानी कि कोई भी रिलीजन का बंदा अपना एक कोई भी पर्सनल रिलीजन इंस्टीट्यूट ओपन कर सकता था, बशर्ते वो क्या नहीं करे, किसी भी अथॉरिटी को हार्मफुल ना हो, यानी कि एक उनके लिए रिस्की ना हो. सो आइडिया ऑफ द सुलेह-ए-कुल वॉज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द पॉलिसी द नोबिलिटी अंडर द मुगल्स वॉज अ कंपोजिट कंप्राइजिंग इरानियन, तुरानियन, अफगान्स, राजपूत एंड द डेक्कन्स. यानी कि ये जो पॉलिसीज हैं ना केवल मुगल्स थे बल्कि जो भी ईरान से, तुरानियंस, अफगान से, वो भी फॉलो करते थे. ऑल ऑफ देम वर गिवन पोजीशंस टू अवार्ड प्योरली बेसिस ऑफ देयर सर्विस. क्लियर? और दे आर लॉयल टू द किंग. ये सारे के सारे किसके रिगार्डिंग लॉयल होते थे? किंग के रिगार्डिंग लॉयल होते थे. इसके अलावा ये जो फैक्ट हैं ये तो हमें पता ही है कि जो बताते हैं कि मुगल वॉज द follow the policy of Sulh-e-Kul, peaceful policy. After they have many diversity, many persons which belong to the ethnic composition or different religion. Further, some Mughal kings have changed in their system. So first of all, like Akbar. So यहाँ हम लिख सकते हैं कि Akbar remove religious टैक्सेस. अकबर ने रिलीजियस टैक्सेस को रिमूव करे थे. कौन से करे थे हम यहाँ देखते हैं. इन 1563 अकबर रिमूव टैक्स. यहाँ अलग से भी क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे. तो पहला है
1563 में कौन सा टैक्स रिमूव किया है? देखिए उसने सबसे पहले जो टैक्स रिमूव किया है दैट इज द पिलग्रिम टैक्स ऑन पिलग्रिम्स, टैक्स ऑन पिलग्रिम्स, यानी तीर्थ यात्रा पर लगने वाला कर, वो उसने रिमूव किया है। तो रिमूव बाय द अकबर। एंड आफ्टर दैट 1564 दैट इज द जजिया भी बोलते हैं, आपकी बुक में इसे जिजिया लिखा गया है तो आप यही पढ़ के चलिए जिजिया। ये नॉन मुस्लिम्स पर लगता था। ओके, किस पर इम्पोज होता था? नॉन मुस्लिम्स पर। एक तरीके से ये भी पिलग्रिम टैक्स था, रिलीजियस टैक्स था, जो कि किस पर लगता था? नॉन मुस्लिम्स पर। यानी अगर हम बात करें तो हिंदुओं पर लगता था ये टैक्स। इससे क्या पता था चलता था? रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन अकबर ने ये दोनों क्या कर दिए हैं? ये दोनों टैक्स रिमूव कर दिए हैं, खत्म कर दिए हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन ना हो। एंड इंस्ट्रक्शंस वर सेंट टू द ऑफिसर्स टू एम्पायर फॉलो प्रिसेप्ट्स द सुलह कुल इन एडमिनिस्ट्रेशन। और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, यानी अपने दरबारियों को, अपने ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्ट दिए हैं कि सुलह कुल की पॉलिसी को चलने दिया जाए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारी व्यवस्थाओं में। क्लियर? तो ये हम इस पे डाल सकते हैं। और इसके अलावा हमारा ये अलग से भी क्वेश्चन प्रिपेयर होगा। और याद रखिए, इसके अलावा अकबर ने इसके अलावा क्या करा था कि मुगल एम्परर्स वर ग्रांट टू सपोर्ट द बिल्डिंग और मेंटेनेंस प्लेसेस ऑफ वर्शिप। यानी कि मुगल एम्परर क्या करते थे? ग्रांट करते थे, दान करते थे, सपोर्ट फॉर किसके लिए सपोर्ट करते थे? फॉर द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स। यानी कि मंदिरों के मेंटेनेंस के लिए, या जो भी प्लेस वर्शिप का है, चाहे किसी का भी हो, वर्शिप हम लिख देते हैं, इसमें सब आ जाएंगे, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, वट एवर, ऑल प्लेसेस विच आर रिलेटेड टू द वर्शिप प्लेस, पूजा का स्थान जिसे हम कहते हैं, उसके लिए क्या करते थे? मेंटेनेंस के लिए ग्रांट देते थे, अनुदान देते थे। ठीक है, तो इन सब से क्या पता चलता है? वी कैन से कि द मुगल एम्परर्स फॉलो द पॉलिसी ऑफ सुलह कुल, द पॉलिसी ऑफ पीसफुल एनवायरमेंट अमंग द डिफरेंट एथनिकल कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स इन देयर डायनेस्टी। क्लियर? तो तभी तो उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक राज किया। इसके अलावा और हमें क्या पता चलता है? देखिए कि मुगल एम्परर्स गिव ग्रांट्स के अलावा इवन टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द वॉर। यानी कि जो टेम्पल्स, आई विल राइट हियर, दोज टेम्पल डिस्ट्रॉय टाइम ऑफ वॉर, यानी कि जो वॉर के टाइम में डिस्ट्रॉय हुए हैं ड्यूरिंग द वॉर, ग्रांट्स वर उनके लिए क्या अलॉट किए कि ग्रांट्स वर लेटर इशू फॉर द रिपेयर, ग्रांट्स वर फॉर देयर रिपेयर, यानी उनको रिपेयर करने के लिए ग्रांट्स उन्होंने दिया है। क्लियर? तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि कौन सी पॉलिसी को उन्होंने अडॉप्ट किया है। दे अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ सुलह कुल इन द सेंस अ पॉलिसी विच इज बिलोंग टू द पीसफुल एनवायरमेंट अमंग द डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। क्लियर? सो दे फॉलो द पॉलिसी सुलह कुल फ्रॉम बिगिनिंग टू द लास्ट। तो यहाँ हम आपको कुछ एम्परर्स की बात बताना चाहेंगे, लाइक अकबर और औरंगजेब। दैट इज कि अकबर फॉलो द पॉलिसी ऑफ इक्वालिटी अमंग द रिलीजन्स, बट एट द टाइम ऑफ औरंगजेब जो ब्रिटिशर्स का, मुगल्स का राजा था, उसके टाइम में जो पॉलिसी थी वो और ज़्यादा बढ़ गई थी कि इसने जजिया को वापस से इम्पोज कर दिया था। ठीक है, यानी जो जजिया टैक्स था उसको वापस से इम्पोज कर दिया था। तो
तो कैसे इम्पोज किया था इसने, यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच मुगल रूलर इम्पोज जिजिया टैक्स। जिजिया टैक्स को किसने इम्पोज किया है, एंड दैट इज द औरंगजेब। ओके, औरंगजेब जब ये आया था, हम सभी जानते हैं औरंगजेब वॉज द मोस्ट क्रिटिसाइजर ऑफ द हिंदूज, बहुत बड़ा आलोचक था हिंदुओं का, और उसने क्या करा, वापस से जिजिया टैक्स ले लिया। देखिए जिजिया क्या था, वो टैक्स था जो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। इसका मतलब कि वो हिंदुओं को पसंद नहीं करता था, यानी वो मुस्लिम्स के अलावा किसी और कम्युनिटी को पसंद नहीं करता था, जिसकी वजह से बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी उस टाइम पे रहता था। ओके स्टूडेंट्स, सो ये थिंग्स आपको याद रखनी है कि कौन सा रूलर किससे रिलेटेड था। क्लियर नाउ कि औरंगजेब यानी कि as we know from the region of Shahjahan and Aurangzeb, however during the region of the later the jizya were reimposed by the non-Muslim subject। क्लियर कि नॉन मुस्लिम जो पर्सन से उनके ऊपर जिजिया टैक्स को इम्पोज कर दिया गया था। नाउ वी विल क्लियर अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको ये वन बाय वन वीडियो को पॉज करके देखने हैं एंड लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट, look at this is 1 marks question, this is long question, I have write it only in line but you will describe whenever, क्योंकि 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। this question can be asked in 8 marks and very important question for your exam। okay, so बहुत अच्छे से हमें ये लर्न करना है। now the next is related to the just sovereignty as a social contract। एक अबुल फजल ने बताया है कि सोवरेनिटी क्या थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। अकॉर्डिंग टू अबुल फजल व्हाट इज द सोवरेनिटी। सोवरेनिटी क्या था कि एम्परर प्रोटेक्ट क्या करता है, एम्परर किस किस की प्रोटेक्ट करता है। देखिए प्रोटेक्ट 4 4 चीजों की प्रोटेक्शन करता है, यानी कि 4 एसेंस फॉर हिज सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट लिख सकते हैं। चलिए हम 4 चीजों की प्रोटेक्ट करता है। फर्स्ट, पहले किस किस की प्रोटेक्ट करता है, लाइफ यानी यानी मनुष्य यानी इंसान। क्लियर। सेकंड, ये किसकी ड्यूटीज है, ये ड्यूटीज हैं एक किंग के। सेकंड, प्रॉपर्टी इन द सेंस जिसको हम कहते हैं माल, संपत्ति। क्लियर, उसकी प्रोटेक्शन करता है। थर्ड इज द ऑनर, यानी कि सम्मान, सम्मान की सुरक्षा करना। अकॉर्डिंग टू योर बुक दैट इज द नामस। ठीक है, नामस इन द सेंस कि किसी के नाम की रक्षा करना। फोर्थ इज अ फेथ, फेथ मतलब दीन, ईमान जिसका होता है कि किस तरीके से पर विश्वास। तो ये 4 सोवरेनिटी यूज करता है कौन, यूज बाय द एम्परर्स, राजा के थ्रू यूज की जाती है। एंड रिटर्न डिमांड क्या करता है, बदले में किस चीज की डिमांड करता है, रिटर्न डिमांड्स। बदले में उसको क्या चाहिए, बदले में ये चाहिए कि उसकी प्रजा उसको ओबीडियंस करे। फर्स्ट, ओबीडियंस मतलब आज्ञा पालन, यानी कि उसकी प्रजा क्या करे, उसकी आज्ञा का पालन करे। एंड शेयर ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो भी उसके पास रिसोर्सेज है उसमें बंटवारा करे, शेयर करे।
तो इस तरीके से आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, शेयर इन द रिसोर्सेज। तो ये है द सॉवरेनिटी ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द अबुल फजल। क्लियर? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमारा पूछा जा सकता है 4 मार्क्स में या 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू अबुल फजल द एम्पर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दे क्रिएट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट अमंग द सिटीजन्स, अमंग द प्रजा, कि प्रजा के बीच एक हार्मोनियस एनवायरमेंट रखने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं। तो वो क्या क्या चीजें इन्होंने बताई हैं। सो दे हैव टेल अबाउट द ड्यूटीज ऑफ एम्पर एंड एम्पर वांट्स टू रिटर्न फ्रॉम देयर सिटीजन्स, कि उसको अपनी प्रजा से, अपने नागरिकों से क्या चाहिए। सो the number of symbols were created in the visual representation the idea of justice which come to the stand highest virtue of the Mughal monarchy. One of the favorite symbol used by the artist was the motif, the one of loin and the long, loin and long। देखिए एक बिग फिगर बेस्ड क्वेश्चन है आपकी बुक में, दैट इज द 9.6 फिगर 9.6। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्पल में। देखिए ऊपर एक किंग है, वो सॉरी नीचे जो बड़ी वाली पिक्चर है उसमें देखिए कि एक किंग है, उसमें एक लायन और एक लैम्ब, लायन है और एक लैम्ब है, यानी कि जिसको गॉड भी कहते हैं। पीसफुली नेस्टलिंग नेक्स्ट टू द ईच अदर, दिस मीन टू सिग्निफाई द रिलीम और बोथ आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक कुड एग्जिस्ट इन हार्मनी, कि यानी कि वीक यानी कि जो कमजोर है, और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग, वीक एंड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग हो गया लॉइन, वीक हो गया लैम्ब, तो वो क्या है, कुड एग्जिस्ट इन हार्मनी, कुड एग्जिस्ट इन हार्मनी, यानी कि एक प्रेम पूर्वक एक अच्छे से एनवायरमेंट में वो रह सकते हैं, चाहे एक बलवान आदमी हो, चाहे पावरफुल पर्सन हो, और चाहे कोई एक कमजोर पर्सन हो। तो ये कोर्ट सीन्स फ्रॉम इलस्ट्रेट द बादशाह नामा, ये सारे कोर्ट सीन कहाँ से लिए हैं, ये वाले जो सीन है ये कहाँ से लिए आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज द बादशाह नामा। सो 9.6 में आपके पास फिगर बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे उसमें पुटअप किया जा सकता है, आपकी बुक क्वेश्चन पेपर में सीन होगा, एंड आफ्टर द सीन आपसे पूछा जा सकता है कि दिस सीन इज रिलेटेड टू द विच लिटरेचर, कौन से लिटरेचर में इस सीन को मेंशन किया गया है। तो दिस सीन इज मेंशन इन द बादशाह नामा प्लेस द सच मोटिव्स इन आर नाइस डायरेक्टली बिलो टू द एम्परर्स थ्रोन, कि एम्परर के सिंहासन के नीचे इस तरीके से ये लोग बैठे हुए हैं, लॉइन एंड लैम्ब, सो बोथ एग्जिस्ट हार्मनी। Clear? So this is one another important question. Now we will take another question that is related to the capital cities, capital and codes, capital and codes। Capital and codes, कि क्या था कैपिटल और कोड्स का सीन उस ड्यूरेशन में, और किस तरीके से जो मुगल डायनेस्टी है वो अपने आप को बहुत रिच शो करती थी। तो सबसे पहले हम बात करें द हार्ट ऑफ मुगल्स, दैट इज उनका सबसे ज्यादा हार्ट क्या था, उनकी कैपिटल सिटी थी। किसको मानते थे, देयर कैपिटल सिटी, यानी कि उनका जो एरिया था वो मानते थे कि हमारा जो कैपिटल है वो अच्छा होना चाहिए, उस कैपिटल को वो सबसे ज्यादा प्रिविलेज देते थे। सो कैपिटल सिटीज ऑफ द मुगल्स फ्रीक्वेंटली शिफ्टेड ड्यूरिंग द 16 to 17 सेंचुरी, 16 to 17 सेंचुरी शिफ्टेड कैपिटल्स, यानी उन्होंने तेजी से कैपिटल्स शिफ्ट करना शुरू कर दिया 16 to 17 सेंचुरी में। सबसे पहले हम बात करें बाबर, जो बाबर था टुक ओवर द लोधी कैपिटल ऑफ आगरा, ठीक है, तो उसने जो लोधी कैपिटल थी वो आगरा शिफ्ट कर दी थी थ्रो ड्यूरिंग द 4 years ऑफ राइन एंड कोर्ट ऑफ द फ्रीक्वेंटली ऑन द मूव। कहाँ से कहाँ, लोधी टू
आगरा। ओके, यानी कि लोधी कैपिटल ऑफ आगरा, यानी कि ओवर द जो कैपिटल थी अब उसको कहां पर बना दिया, आगरा में। अब उसके बाद आती है अकबर की बारी। 1560 में अकबर ने क्या करा है, यानी अकबर ने अपनी कैपिटल को बार बार शिफ्ट किया है। देखिए, सबसे पहला अकबर डिसाइडेड टू फोर्ट ऑफ आगरा कंस्ट्रक्टेड विद द रेड स्टोन क्वारिड टू एडजॉइनिंग रीजन। अकबर ने अपने आगरा कैपिटल को किससे, रेड स्टोन से उसको वापस से रीमॉडिफाइड कराया है, और आफ्टर दैट उसको कंस्ट्रक्ट करा के एडजॉइनिंग रीजन, जो उसके आसपास के रीजन थे उसको भी एडजॉइन कर लिया है। इन 1570, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1570 वाला, कि उसमें उसने क्या किया है, ही डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू कैपिटल दैट इज द फतेहपुर सीकरी। कौन से ईयर में शिफ्ट किए, यहाँ पर अलग अलग जो क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है आपसे, कि इन विच ईयर अकबर शिफ्टेड देयर कैपिटल। सो विच ईयर, 1570, यानी पहले तक तो आगरा थी जो बाबर के टाइम से चली आ रही थी। आफ्टर दैट ही शिफ्टेड देयर कैपिटल इनटू फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी में उसने कुछ रीजंस थे। क्या रीजंस थे हम देखेंगे, रीजंस फॉर दैट। क्या रीजन थे, सबसे पहला रीजन ये था कि वन ऑफ द रीजंस प्रमोटिंग मैनी हैव बीन द सीकरी वाज लोकेटेड ऑन द डायरेक्ट रोड ऑफ अजमेर। द डायरेक्ट रोड ऑफ अजमेर। और आपको पता है अजमेर किस लिए फेमस है, अजमेर फेमस है फॉर द ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जो हम भक्ति और सूफी मूवमेंट्स में देख चुके हैं। और आपको पता है अकबर उनका कितना बड़ा भक्त था, तो ये एक रीजन था कि वो सीधे अजमेर रोड पर लगता था, इसलिए वे द दरगाह शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ये अकबर, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, तो कहाँ पर है इनकी दरगाह, अजमेर में है। क्लियर, इट इज द इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम सेंटर। ये उस टाइम का बहुत इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम सेंटर था, एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र था। क्लियर, द मुगल एम्प्रेस entered into close relationship with the सूफीज एंड चिश्ती सिलसिला। और जो मुगल्स थे यानी कि जो अकबर था वो बहुत ज्यादा क्लोज था किसके, इन चिश्तीज के और इन सूफीज के। सो अकबर कमिट्स देयर कंस्ट्रक्शन व्हाइट मार्बल टोम। अकबर ने देखे यहाँ पर क्या बनाया है फतेहपुर सीकरी में, सबसे पहला व्हाइट मार्बल टोम, एक मकबरा बनवाया है, ठीक है, एक व्हाइट मार्बल टोम बनाया फॉर शेख सलीम चिश्ती एंड द मजेस्टिक फ्राइडे मॉस्क्यू एट द। और उसके अलावा एक जामा मस्जिद बनवाई है, क्या बनवाई है, मजेस्टिक फ्राइडे मॉस्क्यू, मजेस्टिक फ्राइडे मॉस्क्यू, ठीक है, इसको बोलते हैं जामा मस्जिद। ठीक है, जामा मतलब जुमे से, तो फ्राइडे वर्ड जुमा इससे इन्होंने कनेक्ट किया है, दैट इज द मजेस्टिक फ्राइडे मॉस्क्यू मस्जिद एट सीकरी। इसके अलावा द एनॉर्मस आर्ट गेटवे, जिसको हम कहते हैं बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा, ठीक है, आपको सबको पता है, ये आपकी बुक में फोटो भी दी हुई है, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा। क्लियर, जिसको कहा है कि एनॉर्मस आर्च गेटवे वाज मीन टू द रिमाइंड विजिटर फॉर द विजिट मुगल विक्ट्री इन गुजरात। किसकी याद में बनाया है, विक्ट्री ऑफ गुजरात। किस तरीके से उन्होंने गुजरात पर जीत हासिल की है, और उसकी याद में उन्होंने क्या बनवाया है, बुलंद दरवाजा, द विजिटर फॉर विक्ट्री ऑफ गुजरात। In 1585 capital was transferred into Lahore, वापस से in which year, 1585,
अब हम अकबर का ही पढ़ रहे हैं यहाँ से भी, ठीक है। तो अकबर का है कि 1585 में द कैपिटल वॉज ट्रांसफर्ड लाहौर, कैपिटल वॉज शिफ्टेड लाहौर, लाहौर में कैपिटल को शिफ्ट कर लिया है। टू ब्रिंग द नॉर्थ वेस्ट अंडर द ग्रेटर कंट्रोल एंड अकबर क्लोजली वॉच द फ्रंटियर ऑफ द 13 ईयर्स, यानी कि इन 13 सालों में, यानी कि 1560 के बाद से, जब से उसने कैपिटल चेंज किया उसके बाद से उसने अपने बॉर्डर्स को कंट्रोल करना, सिक्योर करना शुरू कर दिया था। क्लियर। नेक्स्ट, सो यहाँ पर हमसे देखिए कुछ तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो मुगल्स थे वो किसको ज़्यादा प्रिविलेज देते थे, यानी कि मुगल्स किसको अपना हार्ट मानते थे। सो सबसे पहला है दैट इज दे डिटरमाइन द कैपिटल एज द हार्ट, यानी कि जो उनकी कैपिटल थी वो उसको एज अ हार्ट डिटरमाइन करते थे। नेक्स्ट, किस एम्परर ने कहाँ अपनी कैपिटल शिफ्ट की है, तो बाबर के अलावा हम देखते हैं अकबर है जिसने सबसे ज्यादा बार अपनी कैपिटल शिफ्ट की है फ्रॉम 1560, यानी आगरा में तो उसने वापस से अपने कैपिटल को रिकंस्ट्रक्ट कराया है, जिसमें रेड स्टोन से उसको मॉडिफाइड करा करके जो नियर बाई के एरिया उनसे एडजॉइन कनेक्ट कर दिया है। एंड आफ्टर दैट 1570 में फतेहपुर सीकरी शिफ्ट कर दी है कैपिटल। उसके कुछ रीजन थे, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द रीजन फॉर द अकबर की शिफ्टेड हिज कैपिटल टू फतेहपुर सीकरी, कि अकबर ने अपनी कैपिटल को फतेहपुर सीकरी शिफ्ट किया, उसके पीछे क्या रीजन था। और उसके पीछे एक ही रीजन था, दैट इज द शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि अजमेर रीजन से थे। इट वाज द ग्रेटेस्ट पिलग्रिम्स ऑफ द मुगल्स, मुगल का सबसे बड़ा पिलग्रिम्स था। और अकबर का ये बहुत क्लोज था, अकबर उनसे जितने भी चिश्तीज थे, जितने भी सूफीज थे अजमेर के। क्लियर। तो इस वजह से उसने वहाँ की कैपिटल को शिफ्ट कर लिया। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में उसने एक वाइट मार्बल तोम बनवाया है, एक सफ़ेद मकबरा बनवाया है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में। इसके अलावा एक जामा मस्जिद बनवाई है, यानी कि जिसको हम कहते हैं मजेस्टिक फ्राइडे मॉस्क्यूज, एंड एक बुलंद दरवाजा भी बनाया जो उसने अपनी गुजरात पर जीत हासिल करी थी उसके लिए बनवाया है। क्लियर। तो ये सारे अचीवमेंट्स रिलेटेड टू द अकबर। नाउ शाहजहां के बारे में एक और दिया उन्होंने कि शाहजहां परसुएट साउंड फिस्कल पॉलिसी। शाहजहां इसने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी? फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का मीनिंग होता है राजकोषीय नीति। राजकोष यानी फिस्कल, कि किस तरीके से इसने मनी के लिए कि एक्यूमुलेटेड इनफ मनी टू बिल्ड टू इंडल्ज द पैशन फॉर हिज बिल्डिंग, यानी कि उसको एक बहुत बड़ा पैशन था बिल्डिंग्स बनाने का। तो उसने एक फिस्कल पॉलिसी करी थी राजकोषीय की, जो भी हमारे कोष में है उससे हम ज्यादातर क्या करें, बिल्डिंग्स बनाएं। क्योंकि बिल्डिंग्स किसका सिंबल था कि बिल्डिंग्स एक्टिविटी एंड द मोनार्कियल कल्चर एज यू हैव सीन द केसेस ऑफ अर्लियर रूलर्स वाज द मोस्ट विजिबल एंड द टेंजिबल साइन ऑफ द डायनेस्टिक पावर, वेल्थ एंड द प्रेस्टीज। बिल्डिंग किसका सिंबल होते हैं? वेल्थ का, प्रेस्टीज का और पावर का सिंबल होते हैं, कि जिसने जितनी ज्यादा बिल्डिंग्स बनाई है वो किंग उतना ही ज्यादा पावरफुल माना गया है। क्लियर। तो इस तरीके से वो जो टाइम था उन्होंने मोस्ट ऑफ बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया था। तो इसलिए फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट की थी किसके लिए? फॉर द बिल्डिंग्स के। बिल्डिंग्स किसका सिंबल था? पावर, प्रेस्टीज और इसके अलावा दैट इज द वेल्थ, यानी आपकी ये एक संपत्ति भी है। क्लियर। तो इस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे इसको बढ़ाना शुरू कर दिया था। इन केस ऑफ मुस्लिम रूलर्स दिस वाज आल्सो कंसिडर्ड एन एक्ट द पाइची। क्लियर। और इस तरीके से मुस्लिम रूलर्स थे, उन्होंने भी इसको पॉलिसी को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था।
there is a data of 1648. 1648 is related to the Shahjahan. He court army and the household moved from Agra to the newly completed imperial capital Shahjahanabad. शहाबाद जो कि दिल्ली में। ठीक है, मैंने आपको जो कैपिटल्स की लिस्ट स्टार्टिंग में बताई थी उसमें आपको बता दिया था कि शाहजहां ने अपनी कैपिटल आगरा से शाहजहाबाद दिल्ली में शिफ्ट करी थी। और वहां पर क्या थे? विद द रेड फोर्ट, द जामा मस्जिद एंड द 3 लाइन एस्प्लांट विद द बाजार्स, चांदनी चौक, यानी कि 3 तरफ फैला हुआ बाजार जिसको हम आज के टाइम में चांदनी चौक कहते हैं। एंड द स्पेशियस होम फॉर द नोबिलिटी, और जो उनके नोबल पर्सन थे उनके लिए बहुत बड़े बड़े घर थे। तो शाहजहां न्यू सिटी वॉज अप्रोप्रिएट अ मोर फॉर्मल विजन ऑफ द ग्रांड मोनार्की। तो शाहजहां का ये जो एक महल था, आपको पता है शाहजहां ने एक ताजमहल भी बनवाया था आगरा में, सब जानते हैं, विद द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ, अपनी बेगम की याद में। क्लियर? तो शाहजहां ने एक नया शहर डेवलप किया था जो कि बहुत ही फॉर्मल विजन था, एक ग्रैंड मोनार्की का सबसे ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल था, एंड दैट इज द दिल्ली। क्लियर? तो यहाँ पर भी हमसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि विच मुगल एम्परर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। ओके, सो विच इज, दैट इज द शाहजहां। वेयर? दिल्ली यानी शाहजहाबाद, पहले इसका पुराना नाम शाहजहाबाद। और कहाँ से? फ्रॉम आगरा। ओके, सो वी कैन से कि दैट इज द इम्पोर्टेंट कि दे शिफ्ट देयर कैपिटल। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बट आप याद रखें बेटा कि आपको ये जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू द अकबर, दैट इज रिलेटेड टू द शाहजहां, बाबर और अबुल फजल, ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करने। क्लियर? एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज गिवन इन मिडिल पोर्शन, अकबर ने कौन से स्टोन से बनाया है, 1570 में shifted his capital, what kind of building reconstruct, Shahjahan construct the buildings, why? Because it is a symbol of some points, and many others. So these are very valuable things, these are very important things for your exam. So कंटेंट को पढ़ते चलिए, प्लस हमें इसमें कुछ जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है वो भी लेके चलते हैं हम, क्योंकि आपके 1 मार्क्स में आपको पता है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो अभी आपको जो मैंने आप बताया फिगर 9.6 वाला जो है, आई विल राइट वंस अगेन, फिगर 9.6, ये इम्पोर्टेंट है हमारा, इम्पोर्टेंट फॉर 1 मार्क्स। ओके, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, आप चाहें तो इसको बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया तरीके से लर्न कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द मुगल कोड की किस तरीके से मुगल कोड होते थे। ये तो हम मुगल सिटीज़ की बात कर रहे हैं, मुगल शहरों की बात कर रहे हैं, अब हम मुगल कोड्स की बात करेंगे अगले एपिसोड में। आज के एपिसोड में हमारा टाइम यहीं पर ओवर होगा, और नए एपिसोड में देखेंगे कि किस तरीके से मुगल कोड्स को एक उन्होंने पावरफुल सेंटर बना दिया था। सो आई एम वेटिंग फॉर योर होमवर्क कि ऑल स्टूडेंट्स विल join first of all the online classes, and after that they will complete their homework. So I hope ki you all will complete their responsibility. Okay, so आप नहीं पढ़ेंगे तो ये सब कुछ complete नहीं होगा। So students, be prepared, be ready for the exams. And next Monday there will be test for your political science, जो हमारा रनिंग चैप्टर है उसका टेस्ट होगा, एंड देन आप उसको कंप्लीट करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। सो आई थिंक वी हैव कंप्लीट अबाउट द इन टुडेज सेगमेंट, दैट इज द डिवाइन एनर्जी, यानी कि किस तरीके से वो डिवाइन एनर्जी को यूज करते थे, देन द सोवरेनिटी इन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और द सिम्बल्स, द मोटिव सिम्बल्स विच हैव द शो की दैट इज इक्वलिटी एंड द हार्मोनियस एनवायरमेंट, एंड द one important thing, the Abul Fazl Sulahul policy, which is followed by the Mughal emperors, and the capital cities and the codes. So all these questions are very important. This part is very important for your exam. So take care, be prepared for the exam. Okay.
गुड बाय स्टूडेंट्स।